इनको देख के नमस्ते करेगी कंपनी, क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छा ये बता रहा बोतल चाहिए, तुमको पता कैसे चलता है? वहाँ पे देखने को मिली है, मुझे सबसे पहले मेरे 30 में से 20 प्लस आराम से 20 में से 20 प्लस। हाँ जी, तो आज था डीएवी स्कूल का अकाउंट्स का पेपर और आज की हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी चाहिए, कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट है, आंसर्स मैच करने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, उसको फिर हम उसकी सॉल्यूशन वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपके दो पार्ट दिए हुए हैं आपको, कुछ क्वेश्चन पार्ट ए में और कुछ क्वेश्चन पार्ट बी में, तो हम पार्ट ए से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जैसे हमने चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव पढ़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, तो सबसे पहले इसमें आता है इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑब्जेक्टिव है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा, नॉट द ऑब्जेक्टिव। टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव। टू इंश्योर द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड practices, तो this is not the objective. And to improve reliability, credibility of financial statement, तो option is C. हमसे पूछा not the objective, तो option is C. Which of the following statement is incorrect about GST? तो GST does not have cascade effect, ये तो होता है, ये इसने पूछा incorrect. GST paid is terms as output GST. अब यहाँ पे जब आप GST की एंट्री पास करते हैं, लेटर से हम कोई सेल की एंट्री पास कर रहे हैं, तो हमने लिखा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट। तो यहां पे हम जीएसटी को कलेक्ट कर रहे हैं, ना कि पे कर रहे हैं। तो इसने क्वेश्चन इनकरेक्ट ही पूछा था, तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा इनकरेक्ट। जीएसटी पेड इज टर्म्ड एज इनपुट। जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो वी पे इनपुट जीएसटी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ऑप्शन इज बी। Dash refers to the practice of manipulation of accounts to present a more favorable position of the business than the actual position. तो कभी कभी हम अकाउंट्स में कुछ मैनिपुलेशन करते हैं एक्चुअल पिक्चर जो होती है उसको छुपाने के लिए और एक इमेजिनरी पिक्चर को प्रेजेंट करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है विंडो ड्रेसिंग। Dash means decision making must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them. तो इतने पॉइंट को क्या कहेंगे? नंबर 2, क्वालिटीज दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड कम्युनिकेशन इन अ मैसेज आर फंडामेंटल टू द डैश ऑफ द मैसेजेस। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन में बताया गया है डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस एज इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड टू देम। तो ये किसकी बात कर रहा है? इस ऑप्शन में बात कर रहा है, ये रिलायबल होना चाहिए। इसके अलावा ये पूछ रहा है कि गुड और बैड कम्युनिकेशन में डिफरेंस, तो इसका मतलब कंपैरिजन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन होगा इसमें बी। द प्राइम क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले तो जो भी आप डेटा शेयर करें वो रेलेवेंट होना चाहिए और उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायसनेस, तो ऑप्शन इज ए। You have the following information about income and expenses. Determine the income if he adopt the cash basis of accounting. तो जैसा आप जानते हैं कैश बेसिस में हम आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को इग्नोर करते हैं, तो इसमें आंसर कैसे निकलेगा? इनकम हमें रिसीव हुई है कितनी? 2,40,000 और हमारी पॉकेट से एक्सपेंसेस पे हुए हैं 1,60,000। इसके अलावा पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग, ये सब कहां डील होते हैं? एक्रूअल बेसिस में। तो 240 माइनस 160, आंसर वुड बी 80,000, ऑप्शन सी। फिफ्थ का भी इनकम एंड एक्सपेंसेस, आई थिंक सेम क्वेश्चन है। डिटरमाइन द इनकम इफ यू अडॉप्ट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इस बार जैसे आपसे यहाँ पे कैश बेसिस पूछा है, इसमें एक्रूअल पूछा है, तो हमने टोटल 1,60,000 रुपए पे किए, जिसमें से एडवांस में है हमारे पास 40,000। तो एडवांस को क्या करते हैं हम वैसे माइनस, और नॉट येट पेड को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, तो इसको क्या करते हैं प्लस। तो ये नेट हमारे पास होगा, नेट होगा 1,40,000। तो ये एक्सपेंसेस की बात हमने कर ली। उसके बाद आता है इनकम पे। इनकम रिसीव हुई है हमें 2,40,000। इनकम रिसीव इन एडवांस, तो एडवांस में हमें मिली है 30,000, तो नेट हो गया 2,10,000। और इनकम नॉट येट रिसीव, मतलब हमने कमाया है पर नहीं मिला है, तो नॉट येट रिसीव को हम क्या करेंगे प्लस, और ये हो गया 2,34,000। इसको सॉल्व करते हैं
2,34,000 माइनस 1,40,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 9 दिस इज 94,000। तो 94,000 की इनकम आई है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा आपने क्या टिक किया है। जिस तरीके से सामने प्रेजेंट किया गया है, तो और सामने लिखा है डेबिट वाउचर, फिर दिया जनरल वाउचर और डी में लिखा है बोथ बी एंड सी। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको कोई क्लियर आंसर नहीं दे पाऊंगा, आप बताना आपने इसका कौन सा आंसर टिक किया है। मैं इसमें कोई भी चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं हूं, तो आई डोंट नो दी सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कौन बनाता है? क्रेडिट नोट बनाता है सप्लायर। डेबिट नोट बनाता है कस्टमर। कैश बुक, कैश बुक क्या है? प्रिंसिपल और सब्सिडरी बुक, क्योंकि अकाउंट भी है और हम इसकी सब्सिडरी बुक भी बनाते हैं। और डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया हमारे पास ट्रांसफर वाउचर। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांजेक्शन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वैसे क्या है? ये लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी इंक्रीज करता है और क्योंकि अभी पे नहीं हुआ है तो ये हमारी कैपिटल को भी कम कर देगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ये बैंक नहीं बनाता है। कौन बनाता है? यूजर। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है वो बीआरएस अपने लिए बनाएगा। बीआरएस इज प्रिपेयर्ड ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये अकाउंटिंग पीरियड पे ओनली, एट द अकाउंटिंग पीरियड नहीं होगा। इसमें आप इसको वीकली बना सकते हैं, आप इसको मंथली बना सकते हैं, आप इसको क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कभी भी, साल में कभी भी और कितनी भी बार बना सकते हैं। तो इसमें दोनों ही आंसर क्या है? फॉल्स है। अनअर्न इनकम, इनकम जो हमने कमाई नहीं है पर हमें रिसीव होगी, तो हमारी बुक्स में क्या रिप्रेजेंट होगी? लायबिलिटी। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा पेटी कैश बुक का आया है। ये हमने एक अमाउंट को फिक्स किया हुआ है 5,000, उसमें से कुछ खर्चे हुए हैं। खर्चों में हुआ है वेजेस, टिफिन, रिपेयर एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। तो हमें क्या करना है? 5,000 में से इन खर्चों को प्लस करके माइनस करना है। तो 1450 ये हो गया 2500 और ये हो गया 5 और 4 ये हो गया 900। तो दिस इज 3400। तो रिवर्स मतलब रिम्बर्स, जो रिम्बर्स होगा अमाउंट वो कितना होगा? 1600। नेक्स्ट, अब असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड इज डिडक्टेड while recording value of goods return in the sales return। तो ये बोला ट्रेड डिस्काउंट आपने कब दिया है? एट द टाइम ऑफ सेल, लेकिन कह रहा रिकॉर्ड कब करेंगे? सेल्स रिटर्न पे। तो दिस इज फॉल्स। क्रेडिट नोट वर्क एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, करेक्ट, टू रिकॉर्ड द एंट्रीज इन दी सेल्स रिटर्न बुक। तो दिस इज ट्रू। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू। तो ऑप्शन इज डी। एंट्रीज इन दी सेल्स बुक आर मेड एट द नेट फिगर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो दिस इज ट्रू। जब भी हम सेल्स बुक बनाते हैं और ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? उसको माइनस। तो इसलिए बोला गया नेट फिगर पे दिखाते हैं। टोटल क्रेडिट सेल इज ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट, ये ट्रू है। बाय पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड, तो सेल्स अकाउंट में हम किस साइड पोस्ट करते हैं? क्रेडिट साइड। इन्होंने कौन सी साइड दी है? डेबिट साइड। तो ये हो गया फॉल्स। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अ प्रोविजन। तो प्रोविजन आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, जैसा हमने चैप्टर में पढ़ रखा है प्रोविजन वाले में। तो प्रोविजन क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में दिखाए जाते हैं, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये ऑप्शन ट्रू है। तो हमसे करेक्ट ही पूछा है। प्रोविजन आर क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, आंसर इज नो, ये हो गया फॉल्स। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन आर नॉट नेसेसरी, नहीं, अगर हमारे बिजनेस का नेचर है जैसे हम एसेट, डेटर, इन सब पे प्रोविजन बनाते हैं तो दीज आर नेसेसरी। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। प्रोविजंस आर क्रिएटेड टू मीट नोन लायबिलिटी, तो दिस इज ट्रू। तो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस और डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। तो ये क्वेश्चन हम तैयार करके गए। रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, तो ये यहीं पे गलत हो गया। वेयर कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, तो दिस इज फॉल्स। इसने हमसे पूछा है करेक्ट डिफरेंस। रेवेन्यू रिजर्व कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड विद सर्टेन प्री कंडीशन, ये ठीक है। वेयर कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो पहले तो कैपिटल रिजर्व कभी भी किसी भी फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में यूज नहीं कर सकते, तो ये भी हो गया फॉल्स, ये भी हो गया फॉल्स। रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, whereas capital reserve is created for meeting the capital losses or used for the purpose of specified by the Companies Act, like
आपने प्रीमियम देना है रिडम्पशन पे तो वहां पे यूज कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट ट्रू है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, तो ये भी हो गया फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। फाइनल अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली थ्रू लेजर अकाउंट। वैसे हमें पता है सभी लेजर बैलेंस को हम एक जगह ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल। लेकिन ये बोल रहा है कि लेजर से हम नहीं बना सकते फाइनल अकाउंट, तो अगर हम ट्रायल बैलेंस ना भी बनाए तो कभी कभी आपने क्वेश्चन किए भी हैं कि हमें डायरेक्ट वैल्यू दी होती है, हम साथ में उसका ट्रेडिंग पीएनएल बना देते हैं। तो इसने बोला है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो वी कैन से कैन बी प्रिपेयर्ड, तो ये है फॉल्स। लेजर प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट, तो दिस इज ट्रू, तो ऑप्शन में ए फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो ऑप्शन हो गया डी। एन एसेट अकाउंट हैज जस्ट डेबिट साइड इन द लेजर। अब याद रखना यहाँ पे साइड की बात हुई है, जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं, इसने बोला एसेट अकाउंट, तो साइड तो दोनों ही होते हैं। हर एक लेजर में कितनी साइड होती है? दो, चाहे वो डेबिट लेजर हो, क्रेडिट लेजर हो, एसेट हो या लायबिलिटी लेजर हो, साइड होंगी दोनों, तो पहला ऑप्शन हो गया फॉल्स। आगे कह रहा है एन एसेट अकाउंट इज नॉट बैलेंस्ड, तो एसेट अकाउंट में लेट अस से हमने मशीनरी अकाउंट बनाया और मशीनरी हमने खरीदी फॉर 1 लाख और हमने मशीनरी को सेल कर दिया या डेप्रिशिएट कर दिया, बैलेंस शीट कर दिया, तो ये कह रहा है नॉट बैलेंस, तो ये बैलेंस हो जाता है, तो ऑप्शन डी। चलिए, आइडेंटिफाई एरर और ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इफेक्ट द मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसने पूछा है इनमें से कौन सी ऐसी गलती होगी जो होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो जैसे हमने जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा है, ओमिशन पढ़ा है, तो इसमें से डील पढ़ के देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरर हैं जिससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परचेज ऑफ मशीनरी नॉट पोस्टेड टू लेजर, तो आपने मशीनरी खरीदी तो आपने मशीनरी टू कैश किया होगा, मशीनरी टू वेंडर किया होगा जिससे भी खरीदी है, कह रहा लेजर में नहीं गए, तो डबल साइड एरर हो गया, तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, वो डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमने पोस्ट, इसने ये नहीं बताया कि मशीनरी में नहीं किया, लेजर में ही नहीं किया। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर नॉट रिकॉर्डेड, आपने फर्नीचर बेचा तो दोनों साइड रिकॉर्ड नहीं हुए, यहां पे वर्ड आया क्या? रिकॉर्डेड। तो तीसरे वाले में परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक, तो ये तीनों ही क्या है? आपने परचेज बुक में परचेज ऑफ गुड्स करना था, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया सेल्स में, तो आपने क्या क्या होगा? जब करना था परचेज टू राम, आपने कर दिया राम टू परचेज, इसका मतलब एंट्री दोनों जगह गई है। परचेज बुक टोटल डेबिट बैलेंस पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट, परचेज का टोटल किस साइड जाना चाहिए? डेबिट साइड, और ये कहां पे लेके चले गए इसको? सेल्स में। अब क्वेश्चन ने पूछा है विच डज नॉट इफेक्ट द मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ऊपर वाले तीनों से ट्रायल बैलेंस टैली होता हुआ नजर आ रहा है, अब ये कह रहा है इसमें से किसका इफेक्ट नहीं आएगा, तो ए बी सी अगर हम तीनों गलती कर देते तो उससे भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, बस चौथे से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन विच, अब भाई बच्चों ने बताया कि ये हमसे यहां से ना हटवा दिया, डज नॉट लिखा होता है हटवा दिया है, तो मैं क्वेश्चन को वैसे पढ़ रहा हूं जैसे आपको एडिट कराया गया है। आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन विच इफेक्ट द मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब इनमें से किसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, या इसमें पूछा है इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मतलब इसमें से किसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। गुड्स परचेज फ्रॉम अमित फॉर ₹520 वॉज रिकॉर्डेड एज 250, अगर हमने गुड्स अमित से खरीदे तो एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, अमाउंट लिखना था 520, लेकिन दोनों साइड हमने अमाउंट लिखा 250, तो दोनों साइड सेम एरर हुआ है, तो इससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसने पूछा है इफेक्ट बताना है, तो इससे ये तो करेक्टली आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर देगा। सोल्ड गुड्स टू अंकित पोस्टेड इन श्याम अकाउंट, अब आपने सामान बेचा अंकित को, एंट्री होनी चाहिए अंकित टू सेल्स, और आपने कहां पे लिख दिया इसको? श्याम के अंदर, तो इसका मतलब आपने एक अकाउंट को हटा के दूसरे अकाउंट को लिख दिया है, तो इससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 5000, तो यहां पे क्या हुआ? वन साइडेड एरर हो गया जिसको आप सस्पेंस से टैली करते थे, तो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि ये वन साइड एरर हो गया, एक साइड आपकी परचेज बुक ज्यादा लिख गई, मतलब क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ गई, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो हमारा आंसर है सी। फोर्थ पढ़ते हैं, अमित अकाउंट वॉज शॉर्ट डेबिटेड बाय 100 और हर्ष अकाउंट वॉज एक्सिस डेबिटेड बाय 100, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंपनसेटिंग एरर, और कंपनसेटिंग एरर में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, तो दिस इज कंपनसेटिंग एरर, तो ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है हमारा सी। तो यहां तक हमारे 15 क्वेश्चन कवर हो गए। नेक्स्ट, ये अब आपका पार्ट बी है, पार्ट बी के एमसीक्यू है।
मैनेजर कमीशन आपको देना है 10% नेट प्रॉफिट, कौन सा वाला है ये, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है आपको 1 लाख और एक और इनकम दी है आपको 20,000, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड हो गई 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन लोन आपके पास है 40,000, तो ये डेबिट साइड वाला आइटम है, माइनस करेंगे। और सैलरी दी है हमें 14,000, तो इसको माइनस करेंगे। तो 54 इसमें से हमें हटाना है 1,20,000 में से, तो ये हो गया 66,000। अब हमसे बोला गया आफ्टर चार्जिंग, तो हम लिखेंगे 10/110। क्वेश्चन ने पूछा मैनेजर कमीशन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो क्या जाएगा कितना, 6,000। तो आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट पूछा है हमसे ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये सब आपको ट्रेडिंग वाले आइटम दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक और सेल। तो क्रेडिट वाले आइटम हो गए सेल और क्लोजिंग स्टॉक, तो क्रेडिट में हो गया 9,20,000 और डेबिट में हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक मतलब 70,000 और ये 8 लाख, तो दिस इज 8,70,000। तो क्रेडिट माइनस डेबिट आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000। इन्होंने ऑप्शन में 20,000 भी दे रखा है क्योंकि बच्चों ने सैलरीज एंड वेजेस को माइनस कर दिया होगा। अगर ये वेजेस एंड सैलरी होता तो ये माइनस होता, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस नहीं किए जाते हैं, तो इसको आपको इग्नोर करना था। तो आंसर है 50,000। ओनली डैश अकाउंट्स एंड डैश बुक्स आर मेंटेन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री में क्या होता है, कोई रूल पर्सनल रियल नॉमिनल तो होता नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एक तो कैश की बात करते हैं, तो कैश दो जगह है बी और सी में, लेकिन साथ में बी में आपको रियल दिया है लेकिन सी में क्या दिया, पर्सनल। इसका मतलब हमें किससे पैसा लेना है और किसको पैसे देने वो रिकॉर्ड करते हैं सिंगल एंट्री में। ये एक्रूअल सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए बाकी की चीजें इसमें नहीं आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो दिस इज ट्रू। आपने पूरे साल यही पढ़ा है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या किस बेसिस पे बनता है, एक्रूअल पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द पर्टिकुलर डेट। अब इसने क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द पर्टिकुलर डेट। एट द पर्टिकुलर डेट पे क्या बनता है, बैलेंस शीट। तो ये वाली बात क्या हो गई, फॉल्स। तो ऑप्शन है ए इज ट्रू, एफ इज फॉल्स, आर इज फॉल्स। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस का क्वेश्चन दिया है और आपको डिफरेंस बताना है कि इसमें डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबिलिटी। तो डबल एंट्री सिस्टम पे जो हम अकाउंट बनाते हैं दीज आर मोर रिलायबल, तो दीज आर मोर रिलायबल, दीज आर लेस रिलायबल। तो डिफरेंशिएट बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट। तो डबल एंट्री सिस्टम में एडजस्टमेंट पॉसिबल है, तो एडजस्टमेंट्स आर पॉसिबल, और सिंगल एंट्री सिस्टम में नॉट पॉसिबल एज इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस। तो आई होप आपके आंसर मैक्सिमम ठीक होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन किसी भी आंसर में कोई कंफ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं। अगेन आपका अगर कोई 3, 4 और 6 मार्कर में आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।